प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की पद्धति का अध्याय पढ़ेंगे। इसमें आप देख सकते हैं रूढ़ पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति, आईयूपीएसी पद्धति, हाइड्रोकार्बन के नामकरण, पूर्व लग्न का निर्धारण, हाइड्रोकार्बन में अनुलग्न का निर्धारण, समान प्रतिस्थापियों के लिए प्रयुक्त शब्द और प्रतिस्थापी समूह, इन सभी स्टेप्स को हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। पहले लेते हैं रूढ़ पद्धति। कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की जो रूढ़ पद्धति है, उन्हें उनके प्राकृतिक स्रोत या गुणों के आधार पर आधारित किया गया है। रूढ़ पद्धति में जैसे CH4 है एक उदाहरण, जिसमें उसका रूढ़ नाम है मार्स गैस और इसका प्राकृतिक स्रोत है दलदल से प्राप्त होना। दूसरा उदाहरण है CH3OH, इसे हम रूढ़ नाम के रूप में कास्ट स्पिरिट कहते हैं। लकड़ी के भंजक आसवन से इसे प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार से HCOOH, यह रूढ़ नाम फार्मिक अम्ल है। फॉर्मिका चींटी से प्राप्त होता है। इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण CHCOOH लैक्टिक अम्ल रूढ़ नाम, जो कि लैक्टम दूध से हमें प्राप्त होता है। अतः हम ये समझ सकते हैं कि रूढ़ पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण उनके प्राकृतिक स्रोत और गुणों के आधार पर किया गया है। रूढ़ पद्धति में अशाखित हाइड्रोकार्बनों को नॉर्मल या एन यौगिक कहा जाता है। जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, कुछ संरचनाओं के चित्र आप देख सकते हैं सूत्र के। CH3, CH2, 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 CH3, इसे हम नॉर्मल पेंटेन या एन पेंटेन कहते हैं। इसी प्रकार से CH3, CH3, CHO, ये एक आइसो समूह है। आइसोपेंटेन के यदि सूत्र को देखा जाए तो इसमें आप देख सकते हैं CH3, CH, CH3, CH2, CH3, इस प्रकार से शाखित रूप से जब इसको लिखा जाता है तो आइसोपेंटेन हम कह सकते हैं। नियोपेंटेन यानी कि नियो समूह जब हो यदि, तो उसमें चारों तरफ कार्बन परमाणु के CH3, CH3, CH3 और एक स्थल पर CH2 लगा करके एक संयोजकता को फ्री किया गया है और उसी से अब आगे कोई भी प्रकार का हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं। तो यह समूह जब लगा होगा उसे हम नियो समूह कह सकते हैं। जैसा कि चित्र में जो उदाहरण आप देख पा रहे हैं वो है नियोपेंटेन। अगली पद्धति की बात करते हैं व्युत्पन्न पद्धति। व्युत्पन्न पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण उनके सरल यौगिकों का व्युत्पन्न मानकर किया जाता है। जैसे कि CH4 मीथेन कहा गया है। सरल यौगिक का व्युत्पन्न, अब CH4 में कार्बन के चारों तरफ जो संयोजकताएं हैं उसमें एक एक हाइड्रोजन लगाया गया है। उसको प्रतिस्थापित करके हम यदि CH3, CH3 और CH3 तीनों कोनों पर लगा दें तो इसका व्युत्पन्न नाम होगा ट्राईमेथिल मैथेन, क्योंकि CH3 जो समूह है उसे मैथिल समूह कहा गया है। इसी प्रकार से CH3COOH एसिटिक अम्ल, यदि इसमें आइसोप्रोपिल एसिटिक अम्ल का निर्माण करना है तो हमें CH3COOH में से एक H हटा करके CH3CH3CH2COOH लिखना होगा, ताकि व्युत्पन्न नाम जो है वो उन सरल कार्बनिक यौगिकों के नामकरण को व्युत्पन्न मान करके हम कर सकते हैं। अगली जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानक पद्धति मानी गई है, जिसे हम IUPAC विधि कहते हैं, उसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। कई बार एक नंबर के अंदर परीक्षा योजना के अंतर्गत एक अंक के आधार पर इस प्रश्न को पूछा गया है
कि IUPAC का पूरा नाम लिखिए। तो आपको उसका पूरा नाम इस प्रकार से लिखना है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। रसायनज्ञों की अंतरराष्ट्रीय यूनियन ने यौगिकों के नामकरण के लिए महत्वपूर्ण नियम बनाए हैं और सरल कार्बनिक यौगिकों जैसे एल्कीन, अल्काइन, हाइड्रोकार्बन का नामकरण इस पद्धति के अनुसार किया जा सकता है। हाइड्रोकार्बन के नामकरण में कार्बनिक यौगिक के अणु में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर उसका पूर्व लग्न लिखा जाता है। मतलब कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है उसके आधार पर उसके नामकरण में उसका पूर्व लग्न लिखा जाएगा और अणुओं में उपस्थित बंध के आधार पर उसका अनुलग्न लिखा जाएगा। पूर्व लग्न और अनुलग्न को हम जब जोड़ देते हैं तो हाइड्रोकार्बन का पूरा नाम हो जाता है। अब पूर्व लग्न का निर्धारण किस प्रकार से करेंगे? जैसा कि आप टेबल देख रहे हैं, एक कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर उनके पूर्व लग्न का नाम अलग अलग होगा। जैसे कार्बन परमाणु की संख्या यदि 1 है तो हम बोलेंगे मैथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेग्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, 10 है तो डेक। सभी विद्यार्थी इस कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर जो पूर्व लग्न का निर्धारण करते हैं हम उसको नोट करके रखेंगे, ठीक है, और इसको याद करेंगे। इसी आधार पर हम हाइड्रोकार्बन के यौगिकों का नामकरण सरलता से और सही सटीक तरीके से लिख पाएंगे। यदि ये आपको टेबल याद नहीं हो पाती है तो हम आगे इसे नहीं कंप्लीट कर पाते। आगे देखें, हाइड्रोकार्बन में अनुलग्न यानी कि सफिक्स का जो निर्धारण है वो कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य किस प्रकार का बंध है इस आधार पर हम कर सकते हैं। यदि कार्बन कार्बन परमाणु के अंदर के बीच में एकल बंध है तो हम उसके अंदर अनुलग्न N लगाएंगे। इसे हम एल्केन श्रेणी कहते हैं। यदि कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध है तो अनुलग्न ईन लगेगा और ये एल्कीन श्रेणी के सदस्य कहलाएंगे। यदि कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य त्रिबंध है तो उसे हम एल्काइन श्रेणी के सदस्य कहेंगे और उसमें अनुलग्न आइन लगेगा। तो आपको इसमें एक ही लाइन में याद करने के लिए बड़े ही सरल तरीके से अब याद कर सकते हैं, एन इन आइन, यानी कि एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध के लिए अनुलग्न कौन कौन से लगेंगे। आगे चलते हैं विद्यार्थियों। समान प्रतिस्थापियों की संख्या के लिए जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, यदि 1 है तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, 7 है तो हेप्टा, 8 है तो ऑक्टा, 9 है तो नोना और 10 है तो डेका। प्रतिस्थापी जैसे कि आप देख पा रहे हैं टेबल के अंदर CH3 यदि समूह लगाया गया है तो उसे मैथिल प्रतिस्थापी कहेंगे। CH2CH3 है तो एथिल है, CH2CH2CH3 है तो प्रोपिल है। इसी प्रकार से CH2CH2CH2CH3 तो ब्यूटिल है। CH3CH जो यदि है तो वो आइसोप्रोपिल है। और इसी क्रम में क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और नाइट्रो, इस प्रकार से भी हम प्रतिस्थापियों को नामकरण करते हैं। और सदैव प्रतिस्थापी हाइड्रोकार्बन के नामकरण में पूर्व लग्न से लगाया जाता है, उसका नाम कहा जाता है, लिखा जाता है। जैसे कि एक उदाहरण देखते हैं हाइड्रोकार्बन का नामकरण कैसे करेंगे। एक उदाहरण है मैथेन। अब मैथेन, इसका सूत्र होगा CH4। यदि इसका संरचना सूत्र बनाया जाए तो C यानी कि कार्बन की चारों संयोजकताओं पर एक एक हाइड्रोजन को जोड़ दिया जाता है तो CH4। यानी इसमें हम मैथेन शब्द जो है वो नामकरण में कैसे आया, हम चूंकि पहले नियमावली पढ़ चुके हैं उसमें उस पर वापस रिकॉल करते हैं, देखते हैं। कार्बन परमाणु की संख्या यदि 1 है तो मैथ शब्द आएगा। और कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन के मध्य बंध किस प्रकार का है, यदि वो एकल बंध है तो एल्केन श्रेणी है, यानी कि मैथ प्लस एन, मैथेन शब्द आएगा। यानी कि CH4 शब्द जो है समूह, उसके लिए यौगिक के लिए नाम होगा मैथेन।
इसी प्रकार से अन्य यौगिकों के नामकरण का उदाहरण हम आगे आने वाली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।